तो हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो आज वो दिन आ गया जिसका आप सभी लोगों को इंतज़ार था। आप सभी लोग पूछ रहे थे कि सर एनएमसी का जो अपडेट आने वाला है उसके बारे में बताएँ। तो आज वो अपडेट आ चुका है, उसी के बारे में हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो आज की वीडियो है ये काफ़ी डिटेल होने वाली है, तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। क्योंकि अगर आप साइट पे जाके देखते हैं, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप लोगों को समझ में नहीं आएँगी। पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएँगी, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएँगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा पहला पॉइंट, जिसके अंदर के 3 सब पॉइंट थे। जो पहला पॉइंट था वो ये था कि क्लबिंग का ड्यूरेशन, जो पहले ड्यूरेशन था क्लबिंग का वो 6 महीने का था, जो कि अभी एनएमसी ने उसको चेंज करके 12 महीने कर दिया है। जिस किसी को क्लबिंग के बारे में नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ कि क्लबिंग का मतलब होता है आपने एक एग्ज़ाम दिया, फिर आपने सेम अपना दूसरा एग्ज़ाम दिया, आपने मानो फर्स्ट एग्ज़ाम अपना ओईटी दिया, दूसरा एग्ज़ाम अपना ओईटी दिया। उसके बाद आप दोनों के स्कोर को कंबाइन करके अपना डिज़ायर स्कोर लाके आप यूके के अंदर एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। ये होता है क्लबिंग। जो पहले क्लबिंग था वो 6 महीने का था। इसका मतलब ये है कि अगर 6 महीने में अगर आप 2 बार एग्ज़ाम देते हैं, तो उन दोनों एग्ज़ाम का जो स्कोर है आप उसको क्लब कर सकते हैं। अगर एक एग्ज़ाम अगर आपने फर्स्ट मंथ दिया है और अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम अगर आपने 7th मंथ दिया है, तो आप उसको क्लब नहीं कर सकते, क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है, पहले एग्ज़ाम का और जो लास्ट एग्ज़ाम का वो विदिन 6 मंथ होना चाहिए था, जो कि पहले वाला रूल था। अभी एनएमसी ने उसको चेंज करके 12 मंथ कर दिया है। अगर आप पहला एग्ज़ाम अपना फर्स्ट मंथ में देते हैं और जो अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम है अगर आप 12th मंथ में देते हैं, तो आप उसको क्लब कर सकते हैं। पहले आप उसको क्लब नहीं कर सकते थे, पहले का ड्यूरेशन 6 महीने का था और जो अभी का ड्यूरेशन है वो 12 महीने का है। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी सारी नर्सेज़ ऐसे स्ट्रगल करती थी, उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता था। तो वो क्या करते थे कि अपना पहला एग्ज़ाम उन्होंने दिया, वो पहले एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, दूसरा एग्ज़ाम दिया, दूसरे एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, पर जो उनकी वैलिडिटी थी 6 मंथ की वो कंप्लीट हो जाती थी। फिर जो 7th मंथ में अपना एग्ज़ाम देते थे, उसके अंदर कुछ एक ऐसा स्कोर आ जाता था जो कि बाकी एग्ज़ाम से क्लब करके वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते थे। पर क्या करें, क्योंकि वो जो ड्यूरेशन था वो ख़त्म उनका हो चुका था। पर अभी अभी उसको बढ़ा के 12 महीने कर दिया है। तो अब जो जो क्लबिंग का जो टाइम है उसको काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया गया है और इससे ये होगा जो पासिंग रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएँगे और जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में, तो वो उसको आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं अभी, ठीक है? उसके अंदर सेकंड सब पॉइंट हमारा ये था कि जो स्पीकिंग का स्कोर कम करने की बात की गई थी कि स्पीकिंग का स्कोर जो अभी 7 है आइल्स के अंदर और जो ओईटी है उसके अंदर अपना बी है उसको कम करके आइल्स के अंदर 6.5 किया जाए और जो ओईटी है उसके अंदर सी प्लस करा जाए, जो कि एनएमसी ने नहीं माना है। उन्होंने बोला है कि जो स्पीकिंग का जो स्कोर है वो ओईटी के अंदर बी ही रहेगा और जो आइल्स है उसके अंदर 7 ही रहेगा, तो वो चेंज नहीं किया है। जो हमारा तीसरा पॉइंट था वो राइटिंग से रिलेटेड था। ओईटी के अंदर अगर आपकी राइटिंग के अंदर अगर आपका सी प्लस आता है तो आप एग्ज़ाम अपना क्लियर कर जाते हैं। अगर आइल्स के अंदर आपका 6.5 आता है तो अपना एग्ज़ाम आप क्लियर कर जाते हैं। ये पहले वाला रूल था। जो नया रूल आया है उसके अंदर ऐसा है कि जो 0.5 है वो कंसीडर किया जाएगा, पर वो कैसे किया जाएगा, ये काफ़ी सारे लोगों में कन्फ्यूजन है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अगर हमारा स्कोर 6 आएगा आइल्स के अंदर और ओईटी के अंदर अगर हमारा सी आएगा तो क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यूके के रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स हम लोग काम कर सकते हैं। वो काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर कन्फ्यूजन आ रखी है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उसको कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी और कैसे इस स्कोर को हम लोग यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा आराम से समझते हैं और थोड़ा डिटेल से समझते हैं। हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके मानो आपका फर्स्ट मंथ के अंदर अगर आपका स्कोर आया है राइटिंग के अंदर 6, उसके बाद आपका जो रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग है उसके अंदर आपका 7 आया है, ठीक है? अगर पहले इस अपडेट के आने से पहले अगर आपका राइटिंग में अगर 6 आया है तो इसका मतलब जो स्कोर है ये पूरा वेस्ट है, इसको आप कभी भी कहीं पे भी क्लब नहीं कर सकते हो। पर अब इस वाले स्कोर को आप क्लब कर सकते हो। तो मैं अगर आपको दोबारा से बताऊँ कि आपके राइटिंग में अगर आपके 6 आया है, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के अंदर अगर आपके 7 आए हैं, वहीं अगर हम लोग ओईटी की बात करें कि आपकी जो राइटिंग है उसके अंदर आपका सी आया है, रीडिंग, लिसनिंग और जो स्पीकिंग है इसके अंदर अगर आपका बी आया है, तो जो स्कोर है ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि पहले ऐसा था कि अगर आपका राइटिंग के अंदर अगर सी आ गया या फिर किसी भी मॉड्यूल के अंदर अगर सी आ गया तो वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। पर अगर इस बार अगर आपका राइटिंग में सी आ गया तो आपका स्कोर है वो वेस्ट नहीं होगा, वो क्लबिंग के लिए आपका एप्लीकेबल रहेगा। तो मैंने फर्स्ट मंथ का आपका स्कोर बता दिया है कि आपका जो राइटिंग है उसके अंदर आपका सी है और बाकी सब में आपकी बी है और वहीं आइल्स के अंदर आपके 6 हैं राइटिंग के अंदर, बाकी सब में आपके 7 आए हैं। अब हम लोग बात करते हैं आपके नेक्स्ट स्कोर। अगर मानो आपने 7 महीने के बाद एग्ज़ाम दिया, 6 महीने तक का जो वैलिडिटी थी वो ख़त्म करके 12 महीने कर दी, इसलिए मैं 7 महीने की बात कर रहा हूँ। 7 महीने के बाद आपने एग्ज़ाम दिया जिसके अंदर कि आपका जो राइटिंग है उसके अंदर 6.5 आया है, बाकी सब में 7 आए हैं और वहीं अगर हम लोग ओईटी की बात करें जिसके अंदर आपकी जो राइटिंग है उसके अंदर आपका सी प्लस आया है, बाकी सब में आपका बी आया है,
तो जो आपका पहले वाला स्कोर था सी और सी प्लस, वो आपका अभी क्लब हो जाएगा। पहले जो आपका सी था वो क्लब नहीं होता था, पर आपका जो सी है और आपका जो नया स्कोर सी प्लस है वो अभी क्लब हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग आइल्स की बात करें तो जो आपका 6 है राइटिंग के अंदर और जो अभी नया आपका 6.5 है तो वो क्लब हो जाएगा। तो उस स्कोर के साथ आप यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रिलीफ है लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा होता था कि लोगों के काफ़ी अच्छे स्कोर आ जाते थे बाकी सारे मॉड्यूल्स के अंदर, रीडिंग के अंदर, लिसनिंग के अंदर, स्पीकिंग के अंदर, पर राइटिंग के अंदर अगर उनका सी आ जाता था या फिर आइल्स के अंदर 6.5 आता था, तो उनका जो पूरा स्कोर था वो पूरा ख़राब हो जाता था। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपका 6 आया है आइल्स के अंदर राइटिंग के अंदर और ओईटी के अंदर सी आया है आपका राइटिंग के अंदर, तो अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम जब भी देते हैं, आप 4 महीने बाद देते हैं, 5 महीने बाद देते हैं, 10 महीने बाद देते हैं, 11 महीने बाद देते हैं, पर 12 महीने के बाद नहीं देना है आपको। तो 11 महीने तक मतलब 12th मंथ तक अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, जिसके आपका एग्ज़ाम के अंदर अगर आपका जो राइटिंग है उसके अंदर अगर आपका 6.5 आइल्स के अंदर और ओईटी के अंदर अगर आपका सी प्लस आ जाता है, तो आप उस सी को और सी प्लस को कंबाइन कर सकते हैं। आप आइल्स को देखें, अगर हम लोग आइल्स को देखें तो उस 6.5 को और 6 को आप कंबाइन करके अपना जो स्कोर है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करने के लिए। और आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ यूके के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा एक डिसीजन है एनएमसी का। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि अगर आपको क्लबिंग के बारे में और जानना है, तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इस वाली वीडियो के बाद कि क्लबिंग का मतलब क्या होता है। तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी क्लबिंग क्या चीज़ होती है। तो ये था आपका अपडेट ओईटी राइटिंग के रिगार्डिंग। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जो हमारा दूसरा पॉइंट था, सबसे पहला हमारा पॉइंट था, इसके अंदर 3 सब पॉइंट थे। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट ये था कि जो भी इंडिया में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं, मतलब जो भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर जो भी काम करते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी जो भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया के अंदर काम करते हैं रजिस्टर्ड नर्सेज़, वो यूके में आके काम करती हैं, पर वो एज अ रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे काम नहीं करती हैं। वो यहाँ पे या तो एज अ केयरर काम करती है या फिर यहाँ पे आके एज अ सीनियर केयरर काम करती हैं। क्या वो यहाँ पे एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकती हैं बिना ओईटी या फिर आइल्स के दिए? तो हाँ, वो यहाँ पे काम कर सकती हैं। पर अगर वो किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रही हैं यहाँ पे आके, जो भी नर्सेज़ हैं, जो कि इंडिया से हैं, जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ से यहाँ पे आके काम कर रही हैं, पर वो एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम नहीं कर रही हैं। अगर जो उनका एम्प्लॉयर है, अगर वो कोई एडिशनल एविडेंस देता है कि हाँ, जो ये नर्स है यहाँ पे काम कर रही है एज़ ए केयरर, उसकी इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी है, वो राइटिंग में, रीडिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में परफेक्ट है, तो वो यहाँ पे एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकती है। पर जो रेफ़रेंस लिया जाएगा वो एम्प्लॉयर से लिया जाएगा। अगर एम्प्लॉयर ने अगर रेफ़रेंस दिया है, एडिशनल एविडेंस दिए हैं, तो वो केयरर यहाँ पे एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। अगर वो रजिस्टर्ड नर्स अपने जो होम कंट्री है वहाँ पे एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करते थे। तो ये था उनका दूसरा पॉइंट। जो हमारा तीसरा पॉइंट था, जो कि यूके ने एक्सेप्ट नहीं किया है, वो ये है कि जो भी रजिस्टर्ड नर्स इंडिया के अंदर काम करते हैं, पर वो यहाँ पे आके अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर उन्होंने अपनी नर्सिंग करी है, पर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर अपनी आके उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, तो वो क्या यहाँ पे आके एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं बिना ओईटी और आइल्स के? ऐसा नहीं होगा। उनको यहाँ पे आने के बाद अपना ओईटी और आइल्स देना पड़ेगा एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए। तो जो भी लोग इंडिया के अंदर जिन्होंने नर्सिंग करी है, वो यहाँ पे आके पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे आने के बाद आइल्स और ओईटी अपना देना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को क्लियर नहीं हुए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके बताएं। मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा वो सारी चीज़ें। और मैं जब क्लबिंग के बारे में वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं दोबारा से ये सारी चीज़ें और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ताकि जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएँ। तो काफ़ी अच्छी खुशखबरी थी ये वाली। और एक खुशखबरी और है कि एनएचएस को लेके है, जो भी रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे काम करती हैं और जो भी नर्सेज़ यहाँ पे आने वाली हैं, उनको उन सभी के लिए, तो वो हम लोग अपने आने वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और जो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।